नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। चलिए आज की चर्चा एक सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या हो सकती है? क्या वो मेहनत की कमाई का लुट जाना है या पुलिस की मार? शायद धोखा, लालच। ये सब यकीनन बहुत बुरे हैं, डरावने हैं, पर क्या ये सबसे खतरनाक हैं? आज हमारे पास पंजाबी साहित्य के एक बहुत ही जरूरी कवि पाश की एक मशहूर कविता है। पाश, जिनका असली नाम अवतार सिंह संधू था, और आज हम उनकी कविता के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी नज़र में असली खतरा क्या है और क्यों वो उन चीज़ों को सबसे बड़ा खतरा नहीं मानते जिनसे हम रोज डरते हैं। और ये समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पाश सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो पंजाब की जमीन से जुड़े एक एक्टिविस्ट थे, जन आंदोलनों का हिस्सा थे। तो उनकी कविताएं सिर्फ कोरी भावनाएं नहीं हैं, उनमें उस दौर की राजनीति है, समाज का दर्द है और लोक संस्कृति की एक गहरी छाप मिलती है। वो खतरे की बात किसी बंद कमरे में बैठकर नहीं कर रहे थे, बल्कि खतरों के बीच जी कर रहे थे। तो चलिए फिर पाश को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये समझना जरूरी है कि वो कौन थे। उनका जन्म 1950 में पंजाब के जालंधर के एक गांव में हुआ, एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में। बिल्कुल, लेकिन 60 और 70 का दशक वो पंजाब और पूरे भारत के लिए बहुत उथल-पुथल भरा था। पाश जब जवान हो रहे थे तब पंजाब में नक्सलवादी लहर का जोर था। किसानों और मजदूरों के हक की आवाज उठ रही थी और सत्ता उसे दबाने की कोशिश कर रही थी। पाश इस लहर से बहुत गहराई से प्रभावित हुए। उनका विद्रोह सिर्फ कागज पर नहीं था। मतलब वो सिर्फ लिख नहीं रहे थे, वो उस आंदोलन का हिस्सा थे। हाँ, वो पूरी तरह से उसमें शामिल थे। उन्होंने जन चेतना फैलाने के लिए सियाड़, हेम ज्योति, एंटी 47 जैसी पत्रिकाएं निकाली। वो अपनी कविताओं से सीधे सीधे सत्ता को चुनौती दे रहे थे। उस दौर में ऐसा करना आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक रहा होगा। उन पर झूठे केस भी लगे, जेल भी जाना पड़ा। उनकी कविता में जो गुस्सा है, जो तड़प है, वो किसी बाहरी ऑब्जर्वर की नहीं है। वो एक ऐसे इंसान की आवाज है जो उस आग के बीचों बीच खड़ा है। और उनकी कहानी का अंत भी उतना ही त्रासद रहा। 1988 में जब वो सिर्फ 37 साल के थे, खालिस्तानी आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। एक कवि जिसे अपनी आवाज उठाने के लिए जान देनी पड़ी। बिल्कुल, इसीलिए उन्हें सिर्फ कवि नहीं बल्कि देश की आवाम के लिए एक शहीद माना जाता है। और यही संदर्भ उनकी कविता सबसे खतरनाक को समझने के लिए बेहद जरूरी है। जब वो खतरे की बात करते हैं ना, तो वो कोई किताबी या काल्पनिक बात नहीं कर रहे होते। तो चलिए अब सीधे उनकी इस मशहूर कविता में उतरते हैं। पाश शुरुआत में ही एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। यहाँ थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। पाश ये नहीं कह रहे हैं कि ये चीजें खतरनाक नहीं है या बुरी नहीं है। वो कह रहे हैं ये सबसे खतरनाक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। वो इन सब जुल्मों की हकीकत को जानते थे, उन्होंने खुद इन्हें झेला था। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। पाश कह रहे हैं कि पुलिस की मार या मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं है, लेकिन जिस आम इंसान के साथ ये होता है उसके लिए तो उस पल वही दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। क्या कवि यहाँ आम इंसान की पीड़ा को कम आंक रहे हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब कविता में ही छिपा है। अच्छा। पाश ने कुछ चीजों के लिए बुरा है की जगह एक छोटा सा शब्द जोड़ा है, तो। जैसे वो लिखते हैं, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। अच्छा। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। या फिर वो लाइन, मुठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। हाँ। अच्छा, तो इस तो का इस्तेमाल, इसका क्या मतलब है? ये तो एक तरह से स्वीकृति है। कवि कह रहे हैं, हाँ मैं मानती हूँ ये बहुत बुरा है। वो उस पीड़ा को कम नहीं कर रही हैं, लेकिन ये वो स्थितियां हैं जिनमें इंसान का संघर्ष या कहें कि विरोध की संभावना जिंदा रहती है। जब पुलिस किसी को मारती है तो उसके अंदर गुस्सा पैदा होता है। जब मेहनत की कमाई लुटती है तो लड़ने का संकल्प जाग सकता है। ये बाहरी जुल्म है। ये जुल्म शायद शरीर को तोड़ दे, लेकिन जब तक आत्मा में लड़ने की चिंगारी बाकी है तब तक इंसान हारा नहीं है। तो पाश के हिसाब से ये वो खतरे हैं जो
बाहर से आते हैं और जिनसे जिनसे लड़ने की गुंजाइश बची रहती है। तो फिर यहाँ से बात असली मुद्दे पर आती है। अगर ये सब सबसे खतरनाक नहीं है तो फिर क्या है? अब कविता अपने असली मर्म पर आती है। पाश कहते हैं, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का, सब सहन कर जाना। और इसके तुरंत बाद वो जोड़ते हैं, हमारे सपनों का मर जाना। मुर्दा शांति से भर जाना मतलब एक ऐसी शांति जिसमें कोई हलचल ना हो, कोई बेचैनी ना हो, और सपनों का मर जाना। ये लाइन तो ये बहुत गहरी चोट करती है, क्योंकि ये किसी बाहरी दुश्मन की बात नहीं है, ये तो हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की बात है। बिल्कुल, यही कविता का सार है। सबसे बड़ा खतरा बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है। जब जुल्म होते होते इंसान को उसकी आदत पड़ जाए, जब अन्याय के खिलाफ उसके अंदर की तड़प ही खत्म हो जाए, जब वो हर चीज को बिना सवाल किए, बिना विरोध किए बस सहना शुरू कर दे। ये सिर्फ कविता की बात नहीं है, ये गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सिद्धांत है। कई विचारक मानते हैं कि सत्ता या जुल्म तभी तक कामयाब होता है जब तक लोग अंदर से हार ना मान ले। पाश उसी अंदरूनी हार को, उस लर्न्ड हेल्पलेसनेस की स्थिति को सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। और सपनों का मर जाना, कविता में एक लाइन है, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। जब ये रूटीन, ये रोज की भागदौड़ हमारे सपनों को ही खत्म कर दे तो वो सबसे खतरनाक है। ये तो आज के कॉर्पोरेट कल्चर, ये रैट रेस पर एक सीधी टिप्पणी लगती है। एकदम, क्योंकि जब बेहतर भविष्य के सपने ही नहीं रहेंगे तो मौजूदा जड़ हो चुकी स्थितियों को बदलने की प्यास भी तो मर जाएगी ना। जब इंसान सिर्फ जीने के लिए जीता है, बेहतर बनाने के लिए नहीं, तो वो एक तरह से जिंदा लाश बन जाता है। सही बात है। यही वो स्थिति है जहां विरोध करने का, कुछ नया रचने का संकल्प खत्म हो जाता है। और कवि के अनुसार इससे बड़ा कोई खतरा नहीं है। इस अंदरूनी मौत को, इस संवेदनहीनता को समझाने के लिए पाश ने कुछ कमाल के प्रतीक इस्तेमाल किए हैं, कुछ बेहतरीन इमेजरी का इस्तेमाल किया है। जैसे वो एक घड़ी का जिक्र करते हैं जो आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में रुकी होती है। क्या खूबसूरत लाइन है। ये एक ठहराव का प्रतीक है। वक्त तो अपनी रफ्तार से चल रहा है, दुनिया बदल रही है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जीवन रुक गया है, लक्ष्यहीन हो गया है। हाँ, कोई प्रगति नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, वो बस समय काट रहा है, समय को जी नहीं रहा। और फिर वो एक आंख का जिक्र करते हैं, वो आंख जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। एक ऐसी आंख जो दुनिया में हो रहे अच्छे बुरे को देखती तो है पर उस पर कोई असर नहीं होता, वो महसूस करना बंद कर चुकी है। ये संवेदनहीनता की इंतहा है। हम रोज खबरों में, सोशल मीडिया पर इतनी त्रासदियां देखते हैं कि हमारा दिमाग उन्हें फिल्टर आउट करना सीख जाता है। एक तरह का सेल्फ प्रेजर्वेशन मैकेनिज्म है ये। लेकिन पाश उसी नमनेस की बात कर रहे हैं। जब ये नमनेस हमारी आदत बन जाए तो वो खतरनाक है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो चांद का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो कहते हैं सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। मतलब जब कोई बड़ी से बड़ी त्रासदी भी आपके अंदर कोई चुभन, कोई दर्द पैदा ना कर पाए। बिल्कुल, जब आप इतने उदासीन हो जाएं कि किसी का घर उजड़ना आपको मतलब प्रकृति के एक सामान्य दृश्य जैसा लगने लगे, तो समझिए कि खतरा बहुत बड़ा है, आपकी इंसानियत खतरे में है। उन्होंने कला और साहित्य के खतरे पर भी बात की है। एक खतरनाक गीत का जिक्र किया है जो लोगों के कानों तक पहुंचने के लिए मरसिए यानी शोक गीत गाता है और डरे हुए लोगों के दरवाजे पर गुंडों की तरह अकड़ता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि वो कला, वो संगीत, वो साहित्य भी खतरनाक है जो लोगों को जगाने के बजाय सुलाने का काम करे, जो उन्हें सवाल पूछने की हिम्मत देने की बजाय डरकर चुप रहना सिखाए। अच्छा, जो जुल्म पर पर्दा डाले या लोगों की उदासी को और गहरा करे। पाश के लिए कला का मकसद क्रांति लाना था, चेतना जगाना था। इसलिए जो कला लोगों को और डरा दे या उन्हें उनकी नियति मानकर चुप रहने को कहे, वो भी एक खतरा है। तो इन सभी प्रतीकों को जोड़कर देखें, रुकी हुई घड़ी, जमी हुई आंख, न चुभने वाला चांद, डराने वाला गीत, इन सब का मतलब क्या है? ये हमें किस अंतिम खतरे की ओर ले जाते हैं?
ये सभी प्रतीक हमें कविता के अंत की तरफ ले जाते हैं, जहां पाश खतरे की अपने अंतिम और सबसे गहरी परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं, सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। आत्मा का सूरज डूब जाए, ये एक आध्यात्मिक मौत जैसी बात लगती है। हाँ, आप इसे आध्यात्मिक मौत कह सकती हैं। ये वो स्थिति है जब इंसान की चेतना, उसकी रूह, उसका ज़मीर ही खत्म हो जाए। जब उसके अंदर की सारी रोशनी, सारी उम्मीद, अच्छाई बुराई में फर्क करने की क्षमता, प्रेम और करुणा की भावना, सब कुछ बुझ जाए। जब इंसान बाहर से तो जिंदा दिखे, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला और मुर्दा हो चुका हो। और इसीलिए कवि कविता का अंत उन्हीं पंक्तियों से करते हैं जिनसे शुरुआत की थी। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। बिल्कुल, वो इस बात पर बार बार जोर देना चाहते हैं कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया के जुल्मों से नहीं है। वो लड़ाई तो चलती रहेगी। असली और सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर की उदासीनता, संवेदनहीनता और सपनों की मौत से है। और अगर हम वो लड़ाई हार गए तो बाहरी लड़ाई लड़ने की वजह ही खत्म हो जाएगी। तो पाश की कविता हमें खतरे की एक नई और बहुत गहरी परिभाषा देती है। असली खतरा जुल्म नहीं, बल्कि उस जुल्म को चुपचाप सहने की आदत बन जाना है। खतरा गरीबी नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य के सपनों का ही मर जाना है। और ऐसा कवि ही हमें असली खतरों के प्रति आगाह कर सकता था, जिसका अपने देश और इसके लोगों से इतना गहरा, इतना सच्चा जुड़ाव हो। पाश ने अपनी एक और कविता में लिखा था, भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए, बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। वो इस देश की आत्मा को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। ये कविता पाश ने दशकों पहले लिखी थी, एक अलग दौर में, एक अलग तरह की राजनीतिक उथल-पुथल के बीच। लेकिन आज की दुनिया को ध्यान में रखते हुए एक सवाल सोचने जैसा है। आज जब हम हर पल सूचनाओं, खबरों और अक्सर त्रासदियों की तस्वीरों से घिरे हुए हैं, जब एक स्क्रोल में युद्ध की तस्वीर के बाद एक मजेदार वीडियो आ जाता है, तो क्या हमारी आंखें भी धीरे धीरे वो जमी हुई बर्फ बनती जा रही हैं? कहीं हम अनजाने में उसी सबसे खतरनाक स्थिति की तरफ तो नहीं बढ़ रहे जिसके बारे में पाश ने हमें इतने साल पहले चिताया था? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।